शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूं रिदा इमरान। मंडे और ट्यूसडे को आपसे मुलाकात होती है 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक। 051-410-2357 हमारा नंबर है। स्क्रीन पे आपको नजर आता रहेगा, इस पे कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। एक नए हफ्ते का आगाज हो चुका है। 26 तारीख है, अगस्त की 26 तारीख, और देसी महीनों के हिसाब से भादों का महीना चल रहा है, जो कि सबसे बुरा तरीन महीना होता है। मतलब मैं मौसम के हिसाब से बात कर रही हूँ कि इतनी गर्मी, और वो भी गर्मी एक तो होती है ना, गर्मी जून जुलाई वाली, वो गुजर जाती है, लेकिन जो हफ्स वाली गर्मी होती है ना, वो बड़ी जानलेवा होती है। यकीन करें, ना मेकअप ठहरता है, ना बाल ठहरते हैं, और अजीब हवनक बन के हम फेरे होते हैं। लेकिन शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें वो तमाम मौसम दिए हैं। आज हम हमेशा की तरह से पॉजिटिव बातें करें, क्योंकि हफ्ते का आगाज़ स्पेशली जब हो रहा हो तो हम कोशिश ये करते हैं कि अच्छी अच्छी बातों से इस वीक को शुरू करें, स्टार्ट करें, ताकि हमारा पूरा हफ्ता जो है अच्छे से गुजरे। दूसरी बात ये कि ज़िंदगी में लोग इतने नेगेटिव बातें करने वाले होते हैं, इतने लोग होते हैं जो कि खाम खाई कर मनफी किस्म की बातें करेंगे। इसके अलावा ये कि आपको डिस्करेज करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, कि दिल नहीं करता किसी से बात करने का। लिहाजा अगर आपके पास ऐसे दोस्त मौजूद हैं हमारे जैसे, जो अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, तो उनकी थोड़ी सी जो है ना कदर करनी चाहिए। ये ना कि फिर वो तारीफ करनी छोड़ दें। जो मोटिवेट करते हैं, जो अप्रिशिएट करते हैं, उनको भी तो हौसला चाहिए होता है ना, वरना फिर बात करना वो छोड़ देंगे। एनीवेज जी, आज के दिन की बड़ी खासियत है ख़वातीन के हवाले से, उस हवाले से बात करूँगी। प्लस 2-3 दिन पहले ना मेरे पास एक टेक्स्ट आया, उस पर लिखा था कि आपका पार्सल आप तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि आपने जो एड्रेस दिया था, जो पता लिखा था, वो नामुकम्मल है। तो आप इस क्लिक के ऊपर जो है वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करें ताकि आपका पार्सल आप तक पहुंचाया जा सके। अच्छा, मैंने कहा है, मैंने तो ऐसा कोई मतलब ऑर्डर किया ही नहीं है, और कभी ऐसा हो तो वो टेक्स्ट नहीं आता बल्कि वो ईमेल आ जाती है। अच्छा, मैंने इसको इग्नोर कर दिया ना। बहरहाल ये बात बढ़ती गई, बट 2 दिन के अंदर इतना वो फैल गया कि पता चला कि ये नया स्कैम है। अगर आपके पास ऐसा कोई टेक्स्ट आए, कोई SMS आए जिस पर लिखा हो कि जी आपका पार्सल आप तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि पता नामुकम्मल है, तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक दोबारा से मैसेज आएगा जिस पर एक OTP दिया जाएगा, जो कि एक नंबर होता है, कोड होता है। फिर एक और लिंक आएगा जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आप एक साइट पे चले जाएंगे। वहाँ जाने की देर है, वो OTP आप वहाँ पे एंटर करेंगे कि आपके अकाउंट डिटेल्स जो हैं वो स्कैमर तक पहुँच जाएंगी, और कोई पता नहीं कि आपका जो अकाउंट जितने भी पैसे हैं वो खाली हो जाएं। ऐसा हुआ है, ये एक हफ्ते के अंदर अंदर एकदम से बिल्कुल मशरूमिंग हुई है इस टेक्स्ट की, इतनी जल्दी ये फैला है पूरे पाकिस्तान में। तो आपने खास तौर पर ख़वातीन ने जो छुप के मियाँ से अपने जो है ना वो ऑर्डर करती हैं, और फिर टेक्स्ट आते हैं उनके पास कि जी ऑर्डर मिला कि नहीं मिला। लेकिन किसी भी मोबाइल नंबर से अगर आपके पास कोई भी टेक्स्ट आए, फिर से कह रही हूँ, तो आपने उसका जवाब नहीं देना है। उस लिंक के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना है, वरना जो थोड़ी बहुत आपने छुपा के पैसे रखे होंगे ना, वो ख़त्म हो जाएंगे, वो उड़ जाएंगे, वो उनके पास चले जाएंगे। इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और अगर आप तक ये बात पहुंचती है, जैसे कि मैंने आपको बताई है, तो ज़रूर अपने सर्कल में शेयर करें, क्योंकि ऐसे फ्रॉड मौजूद है ना। अच्छा, डिजिटल बैगिंग भी शुरू हो चुकी है। डिजिटल बैगिंग क्या होती है कि जी लोग मुख्तलिफ फेसबुक ग्रुप्स पर जाके, इंस्टाग्राम पर जाके अपनी फेक किस्म की ID के साथ वो कोई ज़रूरत बताते हैं कि जी बच्ची का दाखिला कराना है, जहेज़ के लिए पैसे चाहिए, और फिर पैसे मांगते हैं। उसके बाद फिर अकाउंट वो ब्लॉक हो जाते हैं, फिर कोई नई ID आ जाती है। तो ये एक से एक बढ़कर, हम पता है आपको हम किस तरह के लोग हैं। उम्रे पे जाएंगे तब वहाँ पे जो है पाकिस्तान दूसरे नंबर पे था बेगिंग करने के लिए। भिखारियों की तादाद के हवाले से बात मैं कर रही हूँ, ना सिर्फ सऊदी अरब में, बल्कि अब जो है वो ईरान में, क्योंकि आपको पता है कि मुहर्रम के महीने में वहाँ पे बहुत से पाकिस्तानी ज़ायरीन जाते हैं। तो वहाँ पे ना सिर्फ ज़ायरीन गए बल्कि भिखारी जो हैं वो पहुँचे हैं, और वो लाखों कमा के आते हैं। ये अभी रिसेंटली मुझे बात पता चली थी। तो नहायत ही शर्म की बात है कि हम अपने मुल्क का नाम किस तरह से डुबोते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि मुल्क ने हमें क्या दिया। तो भाई आपने क्या किया, तो ज़रा ख्याल रखिए, सोचिए, इंस्टेड कि हम किसी और से गिला करें कि तुमने हमारे लिए क्या किया, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो शौहर हैं, चाहे वो बच्चे हैं। हमने ये सोचना है कि हम क्या इस काबिल हैं कि ये सवाल कर सके कि आपने हमारे लिए क्या किया। कुछ करके दिखाएं तो फिर सवाल करने का हक भी हम रखते हैं। बात हो रही हकूक़ की, तो आज पूरी दुनिया में जनाब इंटरनेशनल वुमेन इक्वालिटी डे मनाया जा रहा है।
मतलब ख़वातीन को बुनियादी हकूक़ देने का दिन मनाया जा रहा है। 19वीं सदी तक कुछ ममालिक में, ख़ासतौर पर अमेरिका में, जिसके बारे में कहा जाता है सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड कौम है ये, वहाँ पे ख़वातीन को वोट डालने का हक़ नहीं मिला था। और बेसिक जो बुनियादी हकूक़ थे, प्रॉपर्टी का, इसके अलावा करियर बनाने का, वो सब हकूक़ से वो जो थी उनके पास ये तमाम राइट्स नहीं थे। तो तकरीबन 100 साल कह लें, जिस निस्फ सदी का किस्सा कह लें इसको आप, कि वहाँ पे पहली दफ़ा 26 अगस्त को ख़वातीन की इक्वालिटी का दिन अनाउंस किया गया, उनको वोट के हक़ के साथ, कि आपके पास ये हक़ है कि आप अपने पसंदीदा नुमाइंदे को वोट दे सकते हैं। और उसके बाद से लेके अब तक आज के दिन पूरी दुनिया में इक्वालिटी की बात की जाती है। बताती चलूँ मैं आपको कि यहाँ पे इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि ख़वातीन फ़िज़िकली मर्दों के बराबर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो निज़ाम कुदरत ने बनाया हुआ है वो यकीनन परफेक्ट है। कुछ काम मर्द हज़रात कर सकते हैं, कुछ ख़वातीन कर सकती हैं, लेकिन बात होती है बुनियादी हकूक़ की, यानी कि वोट डालने का हक़, तालीम हासिल करने का हक़, सेहत का बुनियादी हक होना चाहिए, इंटरटेनमेंट का होना चाहिए, इसके अलावा करियर का होना चाहिए। तो आज के दिन 26 अगस्त को पूरी दुनिया में इस वक्त कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, रैलीज जो है वो निकाली जाती हैं, ख़वातीन को डिजिटल मीडिया के थ्रू एजुकेट किया जाता है कि आपके पास ये तमाम हकूक़ जो है वो मौजूद हैं। खैर एक लंबी बहस है, पाकिस्तान में इसके भी बड़े मनफी प्रोपेगेंडाज होते हैं और बात तो कहीं से कहीं लेके जाया जाता है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि मुख्तसर ज़िंदगी में जो पॉजिटिव आपके पास एस्पेक्ट्स हैं उनको हम देखें। जैसे कि पॉजिटिव सेगमेंट हमारा है टोटके का, आज आपको टोटके भी मैं बताऊंगी, और ये वो सीरम्स आपको बता रही हूँ जो कि बालों के हवाले से, ख़ास तौर पे मॉनसून के मौसम में बालों की केयर कैसे करनी है, उनको मज़ीद शाइनी फिज़ फ्री कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए टोटके की तरफ चलते हैं, आपको दिखाएंगे हम आज के टोटके में क्या है। अच्छा जी, वही मैं कहूँ कि बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों नहीं आ रहा। अच्छा ले जी, मैं आपको आज बता रही हूँ एक हेयर सीरम। अगर आपके बाल जो हैं वो गिर बहुत ज़्यादा रहे हैं या थिन हो गए हैं, बाल गिरना अलग चीज़ होती है, बालों का टेक्सचर बदलना और उनको थिन होना डिफरेंट चीज़ होती है। तो उसके लिए आपको मैं एक ऐसा सीरम बता रही हूँ जो कि आपके ना सिर्फ बेबी हेयर निकालेगा बल्कि उनको ग्रो करने में हेल्प करेगा। बाल आपके लंबे होंगे, बाल आपके घने होंगे और जो नए बाल निकले हैं वो मजबूत होंगे। अच्छा, आपने करना क्या है कि आपके पास होना चाहिए मेथी दाना। ये देखें, ये मैं हाथ में दिखा देती हूँ, ये है जी मेथी दाना। इसको तकरीबन आपने, अगर आपके मेरे जितने बाल हैं ना, तो तकरीबन आपने 2 टेबल स्पून, 2 खाने के चम्मच जो है वो लेना है। अच्छा, अब आपने इसको क्या करना है, सुन लीजिएगा। 2 टेबल स्पून आपने मेथी दाने को रात को 1 गिलास पानी में, फ़र्ज़ करिए इतना बड़ा ग्लास है तो इसको भर लें, 1 गिलास पानी में आपने इसको भिगो देना है। सुबह तक वो हल्के हल्के से फूल जाएंगे। फिर आपने उसी पानी को हल्की आंच पे उबलने रखना है, इतना कि वो जो 1 गिलास है वो 1/4 गिलास रह जाए। उसका रंग बदल जाएगा, मेथी दाना जो है वो बिल्कुल दाल की तरह से ना फूल के सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी। जब आप देखें कि पानी का रंग बदल गया है, अब 1/4 रह गया है, तो उसको आप ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से उसी पानी समेत, थोड़ा बहुत जो पानी रह गया ना, उसी पानी समेत आप उसको बिल्कुल घोट लें। आपको एक लिक्विड फॉर्म में, जैसे कि थिक सा कोई बैटर होता है ना, वैसे वो आपको चीज़ मिल जाएगी। फिर आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने डालना है कैस्टर ऑयल। फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास, मैं पानी से आपको बता देती हूँ, ये हमारे पास तकरीबन 7 से 8 बड़े चम्मच आपके पास उसका जो ब्लेंड किया हुआ जूस है, जूस के लिए या जो बैटर है वो आपके सामने आ जाएगा। तो उसके अंदर आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के कैस्टर ऑयल का डालना है। ठीक है, उस पेस्ट के अंदर आपने, थैंक यू सो मच, उस पेस्ट के अंदर आपने डालना है 1 टेबल स्पून भर के कैस्टर ऑयल। ये देखिए, ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है आपकी आईलैश के लिए भी, आपके आईब्रोज के लिए भी। अगर आप कैस्टर ऑयल को किसी भी पुरानी मैं टोटका के और लेके जा रही हूँ, लेकिन फिर बता देती हूँ आपको, पुराना मस्कारा के जो वॉन्ड होती है, जिसका ब्रश होता है, उसको इसमें डिप करके आप डेली सोने से पहले आँखों के ऊपर लगाएं, अपनी पलकों के ऊपर और आईब्रोज के ऊपर, अब्रू के ऊपर, तो बड़ी थिक हो जाती है। अच्छा, उस पेस्ट के अंदर आपने डालना है 1 टेबल स्पून भर के कैस्टर ऑयल। 1 टेबल स्पून बहुत है, वरना बालों से वो निकलेगा नहीं। और 2 से 4 कैप्सूल विटामिन ई के आपने उसके अंदर डालने हैं।
बस दैट्स इट। ये आपका थिक कलर का येलो कलर का सीरम तैयार हो गया है। ये आपने नहाने से घंटा पहले बालों की जड़ों में लगाना है, एंड्स पे नहीं लगाना, जड़ों के लिए, बालों को मजबूत करने के लिए। और खासतौर पर आजकल के मौसम में आपकी जो हेयर लाइन है इसके एंड में ना बहुत से बारीक बारीक बाल निकल आएंगे। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इस तरह से, चले मैं आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ, हल्का सा यूँ करके, ऐसे करके, यूँ ऐसे, ज़्यादा नहीं मैं लगाऊंगी वरना जो है मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा। ये लगा के, चाहे तो आप गरम टॉवल से बालों को, गरम टॉवल किस तरह से करेंगी, टॉवल को लेके आप गरम पानी में डिप करें, ग्लव्स पहन के उसको निचोड़ लें अच्छी तरह से कि सिर्फ गर्माई उसके अंदर रहे, पानी निकल जाए, नमी रहेगी हल्की हल्की, फिर आप उसको बालों पे लगा लें। आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप सर को धो लें किसी भी माइल्ड शैम्पू से। फिर आप देखिएगा कि ये जो आपके बाल निकल रहे हैं ना, ये उसके लिए टोटका है जिनके बाल थिन हो रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं। मेथी दाने में वो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं जो बालों को घना करने के लिए, हेल्दी करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके साथ कोई मेडिकल इशू है, जैसे कोई दवाइयाँ आप ऐसी खा रही हैं, कोई गायनिक इशू है जिसके अंदर आपको दवाइयाँ खानी पड़नी हैं, या आयरन की डेफिशिएंसी है, या हीमोग्लोबिन कम है, तो उसके लिए आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे। लेकिन तमाम टेस्ट अगर आपके क्लियर है तो फिर आप ये सीरम बना के बालों पर लगाएँ और अपने बालों को फिर आप देखिए विदिन 3 मंथ्स कितने अच्छे ग्रो कर जाएंगे। एक चीज़ और है, मैं आपको बताती चलूँ, हमारे पास सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल हर एक के पास घर में होता है। ये सबसे पहले तो मैंने इसी तेल के बारे में सुना था कि ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अब इतने ऑयल्स, रोजमेरी ऑयल और पता नहीं कौन कौन से ऑयल आ गए हैं। तो ये है जी मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। ये लेना है तकरीबन आपने, अगर मैं आपको ग्लास के हवाले से बताऊँ तो 1 बड़ा ग्लास भर के, ठीक है। इसको आप चूल्हे पे हल्की आंच पे पकने के लिए रखते हैं, जलाना नहीं है, आंच इसकी हल्की रखनी है। और फिर आपने 1 कटोरी, ये देखिए, ये है जी कड़ी पत्ता, जो हम तड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाटों में डालते हैं, वो आपने 1 कटोरी भर के उस गरम सरसों के तेल में डाल देनी है। इसको आपने जलाना नहीं है, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको रखना है कि तमाम इस कड़ी पत्ते के जो एसेंस हैं, जो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उस तेल के अंदर आ जाएं। अगर आप इसको मज़ीद थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसमें 3 से 4 लौंग, आम जो लौंग होती है घर में जो पड़ी होती है वो, या और 2 टेबलस्पून मेथी दाने की डाल सकते हैं। दैट्स इट। बस जब आप देखें कि पत्तों का रंग जो है वो लाइट ब्राउन कलर का हो गया है, जलाना नहीं है, तो फिर आप चूल्हा बंद कर दें। 2 से 3 घंटे के लिए इन तमाम चीज़ों को इसी चीज़ में पड़े रहने के लिए, उसी तेल में पड़े रहने दें। आपने निकालना नहीं है, स्ट्रेन नहीं करना आपने इसको। स्ट्रेनिंग आपने तब करनी है जब आप देखें कि ऑयल ठंडा हो गया है। जब ऑयल ठंडा हो जाए तो आप उसको छान लें, और छानने के बाद जो ऑयल आपके पास निकलेगा वो बालों की नशोनुमा के लिए बेहतरीन है। इससे फिर से बताती चलूँ मैं आपको, वो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि महंगे से महंगे शैम्पू ऑयल्स में होनी चाहिए, और अगर आप उनको यूज़ करेंगे तो विदिन 3 मंथ्स, 3 महीने सब्र करना पड़ेगा आपको। हफ्ते में 2 दफ़ा ये ऑयल लगाएं और साथ शैम्पू करते रहें। अच्छा, जो मेरी तरह से बालों को डाई करती रहती है, फैशन कलर्स यूज़ करती रहती है, तो ऐसा किया करें वो कि जब आप डाई करें तो पूरे बालों पे नहीं बल्कि खाली रूट टच कर लिया करें। और रूट टच कैसे करना है, कैसे बनाना है, वो मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगी। घर बैठ के आप डाई जो रूट्स पे आप लगा सकें कैसे कर सकती हैं। टेम्प्रेरी डाई होगा लेकिन शानदार डाई है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है, और आप तकरीबन 2 हफ्ते उस डाई के साथ गुजार सकते हैं। लो जी, मैंने आपको बताया 2 टोटके। एक था जिसका कैस्टर ऑयल था, मेथी दाना था, और इसके अलावा पानी के इस्तेमाल करके हमने इसको एक सीरम बनाया था, इसमें विटामिन ई के हमने कैप्सूल डाले थे। बालों के रूट्स के लिए बेहतरीन है, नए बाल निकालेगा, बालों को थिक करेगा। दूसरा था ऑयल। ऑयल के लिए हमने यूज़ किया था ये जनाब सरसों का तेल, 1 गिलास भर के उसको हल्की आंच में हमने पका लिया। फिर हमने डाले उसके अंदर ये कड़ी पत्ता, ये देखिए जी, ये कड़ी पत्ते डाल दिए। मैं तो घर में ये उगाए हुए ना हो तो अम्मी के घर से जाके ले आती हूँ। ये चीज़ें एलोवेरा जेल, कड़ी पत्ता, ये सब घर में होने चाहिए, धनिया पुदीने के साथ, ये बड़े काम की चीज़ें हैं। इसके साथ हमने 2 टेबलस्पून भर के मेथी दाना डाला है, और जब ये रंग बदल ले तो आप कुछ देर के इसको ठंडा होने दें, इसको स्ट्रेन कर लें, छान लें, और फिर ऑयल वो बालों में लगाएं, और फिर मुझे आप दें बहुत सी दुआएं। ये हो गया जी हमारा आज का टोटका। आजमाना है और कॉल करके बताना है 0514102357 पे कि आप जो टोटके में बताए जा रही हूँ अब तक किसी का भला हुआ है कि नहीं हुआ, और वो टोटका जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग रहा, आपके लिए बहुत सी पॉजिटिव तब्दीली लेकर आया बालों में, स्किन में, नेल्स के लिए। जैसे कि मेरे नेल्स बड़े नाजुक नेल्स हैं, जल्दी टूट जाते हैं, तो वो भी आप मुझे बताएं। किसी का भला हो जाए तो क्या जाता है 0514102357। सर जी ब्रेक लेनी है कि नहीं?
ब्रेक लेते हैं, हम छोटा से ब्रेक लेंगे। आपके लिए सॉन्ग भी हमने रखे हुए बहुत सारे, बड़ा मज़ेदार सॉन्ग है। मेरी फेवरेट सिंगर है ये, मुझे मजबूरन इसको पसंद करना पड़ा बिकॉज मेरी एक दोस्त है, उसको ये सिंगर इतनी पसंद है उसका गुजारा नहीं है इसके बगैर। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, बड़ा समरी सा ड्रेस दिखा दे मुझे, उस एंगल से दिखाया जहाँ से पतली लग रही हूँ मैं। हाँ नूरानी भाई जादू करें शॉकिंग पिंक एंड वाइट, ये वो कलर्स हैं जो मैं पहनती हूँ जब मंडे आता है, जब हफ्ते का आगाज हो रहा होता है, ताकि ब्राइट कलर्स, ब्राइट मेकअप मेरे मूड को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर दें। आपका मूड अगर ऑफ हो जाए, थोड़ा सा उदास हो जाए, तो क्या करती है? किसी को कॉल करती है, कोई मज़ेदार से खाने बनाती हैं, कोई मज़ेदार से रंग पहनती हैं, या शॉपिंग पे चली जाती है। हम देखिए एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड टू गो फॉर शॉपिंग ऑल द टाइम, ठीक है? इसलिए अगर आपके पास कुछ ना हो तो एक दोस्त होना चाहिए जिसके आप कान खा सकें, जिसको आप सारा दिन रील्स भेज सकें, जिसको आप सारा दिन तंग कर सकें। मेरे पास तो है, कभी मिलाऊंगी मैं आपको उससे। तो अब आपको सुनाएंगे उस सॉन्ग जो कि हदीका कियानी का, और अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई थी। बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं फिरदौस जमाल साहब, उन्होंने कहा था कि हुमायूं सईद तो कोई एक्टर ही नहीं है, इसको तो एक्टिंग ही नहीं आती है, ये क्यों अभी तक एक्टिंग करे। पहले उन्होंने मायरा खान को कहा था और फिर उन्होंने हुमायूं सईद को बोला। तो काफ़ी लोगों ने, अच्छा 2 ग्रुप बन गए ना, एक कह रहे कि नहीं जी इनसे अच्छा एक्टर है ही नहीं। लेकिन हुमायूं सईद ने उस वक्त हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट किया था जवानी फिर नहीं आनी बना के, जबकि हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ रही थी। आपने शायद देखा होगा। फिर इंग्लैंड, लंदन नहीं जाऊंगी, और पता नहीं कौन सी मूवीज़ ने बहुत सी बनाई, पंजाब नहीं जाऊंगी। देखिए एज इज जस्ट अ नंबर। अगर उस बंदे ने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है और एक्टिंग कर रहा है और लोगों को सिनेमा तक आने के लिए मजबूर कर रहा है, तो फिरदौस भाई क्या मसला है, क्या टेंशन है? ऐसा करें हुमायूं सईद, अगली फिल्म में फिरदौस जमाल को साथ ले आए आप, फिर देखें क्या वो हिट फिल्म होगी। लेकिन मीनवाइल आपको अपने सुनाना है सॉन्ग जिसका नाम मुझे भूल गया है, क्या नाम है? बारी ठनी, बारी ठनी। आइए देखते हैं जी। वेलकम बैक टू K2 शहर, मैं हूं हृदय इमरान। और ब्रेक से पहले आपने बहुत ही अमेजिंग सा सॉन्ग देखा हदीका कियानी का, साथ हुमायूं सईद थे। और ये गाना 80s में तसव्वुर खानम ने गाया था, इनका स्टाइल गाने का, जब नाक थोड़ा सा चिढ़ा के वो गाती थी, बड़ा मशहूर था। और अच्छी बात है हदीका कियानी ने इस गाने का रीमेक किया और क्या इसकी वीडियो बनाई है, और दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अगेन हुमायूं सईद, रिक्वेस्ट है अगली फिल्म में आपने फिरदौस जमाल के साथ काम करना है। 2 लेजेंड्स इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस होगी। लेकिन हैट्स ऑफ टू हदीका कियानी फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। वो नई नस्ल जिसने ये गाना नहीं सुना था, क्योंकि मैंने भी नहीं गाना देखा था ना, तो जब मैंने गाना देखा तो मुझे फौरन रिकॉल हुआ कि ये तो तसव्वुर खानम ने गाया था। बारी थनी चढ़िया, नवा रंग चढ़िया, नवा दिन चढ़िया, देखो याद आ गया मुझे। तो ये ऐसे रीमेक्स होते रहने चाहिए ताकि हम पुरानी यादों को ताज़ा कर सकें। एक याद और ताज़ा हो रही है, आज के जो पहले मेहमान हैं उनसे 2 साल पहले मुलाकात हुई थी। बहुत ही काम कर रहे हैं, शोबा तालीम से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट को साथ लेके चल रहे हैं। ये हैं जनाब असिस्टेंट प्रोफेसर इकरा यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट भी हैं। 28 साल से ज़्यादा का इनका एक्सपीरियंस है। बहुत काम कर चुके हैं बिहाइंड द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एक्टिंग भी कर चुके हैं। एक प्रोजेक्ट में हम दोनों ने एक साथ काम भी किया, शॉर्ट फिल्म हो जाए, ड्रामाज हो जाए, इनको आप जानते हैं। इसके अलावा इनके सुपरविजन में बहुत से आने वाले फ्यूचर के फिल्म मेकर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। इकरा यूनिवर्सिटी में इनका डिपार्टमेंट जो है वो अक्सर खबरों में रहता है, क्योंकि इनके पास ऐसे टैलेंटेड बच्चे आते हैं जो कि फ़िल्म मेकिंग में ना सिर्फ अपना नाम बना रहे हैं बल्कि अपनी यूनिवर्सिटी और मुल्क के नाम को भी आगे लेके चल रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कुछ फिल्मों को भेजा था, और वो बता रहे थे, अभी बड़ी सरसरी सी बात हुई कि 1000 उनके पास जो हैं वो फिल्में आई थी। अब आप अंदाज़ा कर लें कि उस्ताद अगर मोटिवेटेड हो और आपको मोटिवेट करे तो कितना टैलेंट कहाँ से उठकर आता है। आइए आपको मिलाते हैं 2 साल पहले जैसे इनको छोड़ के गई थी वैसे के वैसे ही हैं प्रोफेसर हसन जवाद राना साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? मैं ठीक हूँ, बल्कि अब बहुत अच्छा हो गया हूँ क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा तारीफें कर दी है। आपने इतना काम किया है और वो सिलसिला चल रहा है ना, ये आई थिंक आपकी स्मार्टनेस का और एनर्जी का राज होगा। हाँ नहीं, मेरे अबू वालिद साहब के जीन्स है, मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें। अच्छा। 2 साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी और फिर प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुलाकात हुई थी। उस दौरान से लेके अब तक कितना फ़र्क आ चुका है आपके काम के हवाले से? वैसे तो वैसे के वैसे ही हैं।
नहीं, काम के वाले से माशाल्लाह आपने बताया है कि देखिए मैं एक फ़िल्म बना सकता हूँ, 2 फिल्म बना सकता हूँ, 3 फिल्म बनाता हूँ अपनी लाइफ पे। ठीक। अब मेरे अंडर अगर 50 बच्चे हैं तो वो 50 फिल्में बना सकेंगे। इसी तरह आपने ग्रो करना इंडस्ट्री को। आप मेरे ख्याल अपने पहले सेगमेंट पे यही बात कर रही थी कि हुमायूं सईद के हवाले से कि वो अभी तक चल रहे हैं, माशाल्लाह टैलेंटेड है सारे। और आपने हदीका कियानी की बात भी की थी। आपको एक फनी स्टोरी अगर इजाज़त हो तो बता दें। मैं अमेरिका में था तो मेरा एक रूममेट था, उसका नाम था रॉब, गोरा था। ठीक। तो मेरी अम्मी विज़िट करने आई थी एक दफ़ा मुझे अमेरिका में ना, तो हदीका कियानी का कोई गाना आया तो वो तस्वीर ले गया, उसके पास ले आया। अच्छा। कहता आंटी प्लीज़ आई वांट टू मैरी हर। स्वीट। तो ये टैलेंट हमारा है और ये टैलेंट हमारे बहुत ज़्यादा टैलेंट है। हाँ। बस इसको ग्रूमिंग की थोड़ी सी ज़रूरत है, हमारी दिखाने की ज़रूरत है, रहनुमाई की ज़रूरत है। और माशाल्लाह से आई कैन से कि जो हमने काम किया हुआ है, अगर आप उसको काम देखें तो उस क्वालिटी का है। जो फिल्म फेस्टिवल रेडी हैं हमारे बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बात हो रही है रास्ता दिखाने की, तो शायद हमारी दूसरी गेस्ट रास्ता भूल गई है। जीनत ने आना था, अभी तक जीज किचन के नाम से वो काम करती है, लेकिन आई डोंट नो अभी तक क्यों नहीं पहुंची है। गालबन तैयार हो रही होगी, खवातीन है ना, आ गई मुझे लगता है। अब लेट आने की क्या सजा मिलनी चाहिए इसको? अब सर क्या सजा दें इसको? आएंगे तो पता चलेगा। नहीं हो सकती सजा, इसलिए कि हाथ में कुछ है। अस्सलाम, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये मैं सॉरी वो ना देर होगी थोड़ी सी, बेक कर रही थी पास्ता, ये हाँ तैयार भी होना था ना। ले मेरे लिए लाई थी ना? जी। अच्छा जी, आगे जरा इसका हम पर्दा उठाते हैं। बिल्कुल ठीक ठाक। इसलिए लेट हुई हो, इसलिए लेट हुई हूँ। आई थिंक जुर्माना साथ ही ले आएंगे। एग्जैक्टली, इसको पता था। तो जरा हम घूंघट उठा के जरा इसकी ओए बेक पास्ता। हाँ, बस सुबह बेक भी करना था, तैयार भी होना था, आपको पता है फिर। नहीं, आप दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं, ये भी और आप। जीज किचन के नाम से जी जीरा जो है वो काम करती हैं, और ये भी तकरीबन साल डेढ़ पहले इनसे मॉर्निंग शो में जब पहले करते थे तब मुलाकात हुई थी, और अब तक कितना काम कर लिया है जीनत बताएंगी। क्या कुछ हो चुका है, जी किचन कहाँ तक फैल चुका है? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फैल चुका है। अब ये है कि मैंने अपने हेल्पर्स भी रख लिए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं इस्टेब्लिश कर रही हूँ, कमर्शलाइज करना है, तो उसके लिए मैं थोड़ी टीम बनाने मैंने स्टार्ट कर दी है। यू नो इट्स अ वेरी टफ जॉब कि आपने टीम गैदर करनी है, और टीम भी आपको अपनी साथ लेके चलना मुश्किल, साथ लेकर चलना। और वही बात, मतलब अपने हाथ का मुझे बेसिकली तसल्ली नहीं होती कि जब तक मैं अपना हाथ बीच में मैं खुद कुकिंग ना करूं। अच्छा। मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती। ऑब्वियसली हर किसी का अपने स्पाइस लेवल वगैरह सारा कुछ सीन होता है, तो वो फिर ना उसको टीम को गाइड करना, प्रॉपर क्लासेस होती हैं उनकी, और फिर उस लिहाज से उन लोगों ने वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, और फिर उन पे उन्होंने वो अप्लाई करना है। तो ये प्रोसेस अभी चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है, एक दफ़ा नाकाम रही, फिर थोड़ी सी अच्छे मतलब टीम मिल गई। ये ज़रूर होता है, फेलियर्स होते हैं आप में, क्योंकि टीम आपको कभी मतलब ये नहीं कि एकदम से आपको अच्छी टीम मिल जाएगी ना। तो ये है कि मतलब गिर के ही सीखते हैं आप। ये तो है, सही है। एग्जैक्टली। तो अल्लाह का शुक्र है अब काफ़ी वो बढ़ चुका है। अब एम्प्लॉयज़ आपने रख लिए हैं? एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं मैंने ना। तो अब ये क्योंकि अब वो बर्थडे आजकल बड़ी बर्थडेज हो रही हैं, भी लोगों की पता नहीं क्या, बड़े स्टाइल से बर्थडे हो रही है, बड़े स्टाइल से हो रही है। अब वो यही है कि बर्थडेज के, कल भी मैं बर्थडेज के वो हाई टीज के ऑर्डर होते हैं ऑब्वियसली, वो अब वो बहुत सारे आइटम्स उनको एट अ टाइम चाहिए होते हैं। सही। तो वो टीम वर्क ना होना तो फिर कहीं नहीं बंदा स्टैंड कर सकता। बर्थडे पार्टीज भी होती है ना, शादियां भी थीम होती है, स्पेशल शादी होती है। हाँ, इवेंट्स हैं, किसी की एंगेजमेंट हो रही है, किसी का निकाह हो रहा है, वो भी लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कम लोग हैं, अगर लाइक 100 से नीचे हैं, 80 भी हैं, तो वो घर में ही करें। तो उसके लिए फिर आपने कैटरिंग मंगवानी है, तो वो फिर ज़्यादा प्रेफर करते हैं होममेड को। कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो पता ना चले किसी और को कि हमने मतलब बाहर से बनवाए हैं, तो घर का ज़ायका आना चाहिए। मैं उनको भांडा फोड़ी हूँ। नहीं, आपने नाम थोड़ी बताया किसी का। हाँ, नाम नहीं बताया मैंने। तो ना वो फिर इसलिए प्रेफर करते हैं ना घर का, लेकिन खुद बनाया हुआ है। क्या बात, ऐसा भी होता है। लेकिन जो जिसका काम उसी को साझी है, आप किसी से बनवाते तो मालूम हो जाता है। खाने वाले को भी तो अक्ल होती है ना, किसके हाथ का बना समझ आ जाती है। अच्छा सर, आप बता रहे थे फिल्म फेस्टिवल्स के हवाले से, तो क्या इस म्यार का काम हमारे बच्चे कर रहे हैं कि हम उनको बाहर भिजवा सकें? जी मैम, दरअसल एक्चुअली हमारे बच्चों को ये चीज़ें पता नहीं है ना, वो ये है कि फेस्टिवल्स में किस तरह भेजते हैं चीज़ को। हाँ। अब हमारे फेस्टिवल के अंदर जो एक इस्लामाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कराया था, ये तुर्की के साथ, बल्कि तुर्की में हुआ था। अच्छा, ये कब की बात है? ये चंद महीने पहले की है। ठीक हो गया। तो उसके अंदर यानी कि यूरोप से, जर्मनी से, हॉलैंड से, मलेशिया से, आपके अमेरिका से, हर जगह से सबमिशंस आई हैं। और हमारा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, बिकॉज हम इस्लामाबाद फिल्म फेस्टिवल है, तो हमने काफ़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी है अबाउट कंटेंट वाइज। पता ना वरना फिल्में कैसी कैसी आ जाती हैं, उसको हम करते हैं। तो हमारा एक जस्टिफाइड पूरा एक मैकेनिज्म था।
ठीक। तो बच्चों का काम काफ़ी अच्छा है, दे आर लर्निंग। और हमारी फिल्म का जो काम होता है सारा स्ट्रेस होता है, जैसा इनका भी काम था कुकिंग का, तो एक डेडलाइन बेस्ड काम होता है ना, तो इसके अंदर बड़ी ये दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल कि आप जॉब करें ये करें, ये पैशन का काम है सारा। जैसा इनका कुकिंग का पैशन का काम होता है, पैशन ना हो तो नहीं कर सकते, पैशन ना हो तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसके पीछे आर्ट है, आर्ट्स के साथ साइंस भी है कि कौन से फ्लेवर्स आपस में चलेंगे, कौन से कलर्स आपस में चलेंगे, ये सारे कुछ चीज़ें हम यानी कि सीखनी पड़ती हैं। आउटकम क्या था उस फेस्टिवल का? आउटकम ये था कि माशाल्लाह कि अब देखें ना, इस पाकिस्तान का नाम हमने दुनिया में रोशन किया है कि इस लेवल की फिल्में आई हैं। ईरान का फेस्टिवल बहुत बड़ा है, ठीक है। अब उनकी फिल्में कितनी शानदार उनकी फिल्म भी बहुत शानदार हैं और फिल्म्स उनकी, और मेरा दिल चाहता है कि हमारी इतनी अच्छी फिल्म्स हो, बिकॉज ईरान के अंदर हमारी जितनी सबमिशंस आई थी और जो उनकी क्वालिटी है उन काम की, तो बहुत आगे में आ ना रहा है। ज़्यादा ग्लैमर डालते हैं ना म्यूजिक डालते हैं, तब भी अपने काम की बात वो पहुंचा देते हैं। हाँ, एक्चुअली ये अलमिया है यहाँ पे, क्योंकि हमारा शशका सबको डालना आ गया है, सिनेमाटोग्राफी का, टेक्निकल स्किल्स, कैमरा, लेंस, ये लेकिन हमारा जो बेसिक मिस होता है ना वो अच्छी स्टोरी टेलिंग है। स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ उसको सीरियस नहीं लिया जाता, राइटर को सीरियस नहीं लिया जाता। और आप अगर सीखें तो हर स्टोरी, आप अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छी एक्टिंग हो तो फिल्म हिट है। आप जितने बड़े नाम होने ज़रूरी नहीं है, बड़े नामों की हेल्प करता है, सारी बात है मार्केटिंग के अंदर, लेकिन जब आपके पास अगर स्क्रिप्ट स्ट्रांग है, आपके अगर एक्टिंग स्ट्रांग है ना, तो सिनेमाटोग्राफी डजंट मैटर। आप ब्लैक बैकग्राउंड के अंदर अच्छी एक्टिंग को, अच्छे स्क्रिप्ट को आप हम मेस्मराइज हो जाते हैं जब हमारे बड़े आके स्टेज के ऊपर खड़े होकर पूरी कहानियाँ सुनाते हैं, तो हम इस तरह होकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। तो ये स्टोरी टेलिंग का थोड़ा सा हमारे माशरे थोड़ा सा बेटर करने की ज़रूरत है इन चीज़ों को। सही, बिल्कुल सही। जैसे जीनत उन्होंने कहा कि जी कहानी अच्छी हो, लाइटिंग वाइटिंग इफेक्ट नहीं करती है, ये सारे नुस्खे होते हैं ना, वो 12 मसाले डालने पड़ते हैं। अपना काम शुरू करने के लिए कौन से 12 मसाले होते हैं? अपना घर से काम, जैसे आप किचन चला रही हैं, केटरिंग का काम कर रही हैं, बिल्कुल। देखिए, अपना काम शुरू करने के लिए सबसे पहले आपके हाथ में तो हुनर होना चाहिए ना, ठीक है। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब शुरू से आप में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप हर चीज़ में, देखो आपको, आप डेली लाइफ में आते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपके वो स्किल्स जो हैं और ज़्यादा आपकी इन्हांस होती जाती हैं। तो आपको तो हुनर चाहिए, एक आपको मेहनत चाहिए, लगन चाहिए कि आप लगे रहो, लगे रहो। उसके साथ रिजल्ट्स आपको नहीं आ रहे, आप तब भी लगे रहो। जस्ट अ होप, यू जस्ट नीड अ होप कि आपको होप होना चाहिए, एक दिन आपका नाम होगा। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। लाइक अब जैसे मेरा है ना, तो मेरे में तो यही है कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपने अकेले से स्टार्ट करना होता है। सही। उसके बाद आपने मेहनत करनी है, लगन करनी है, आपने कस्टमर्स पे अपना एतमाद बिठाना है, ठीक है। कस्टमर का ट्रस्ट लेवल गेन जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक कामयाब नहीं होंगे। और कस्टमर का ट्रस्ट लेवल भी एक टाइम के बाद आकर गेन होता है, एकदम नहीं गेन होता है। उसके लिए हम लोगों को पहले सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। तो ये सीन है, आप लोगों को ये चीज़ें चाहिए, मतलब अपने जैसे लाइक मेरा प्रोफेशन है, इसमें मुझे तो ये चीज़ें चाहिए कि मैंने ना मतलब कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्डअप करना। बिल्डअप कैसे किया वो ट्रस्ट? स्टार्ट में यही है कि मतलब जैसे देखिए पेमेंट का सीन होता है, ठीक है। तो अब तो मैं यही करती हूँ, एडवांस पेमेंट एट द टाइम ऑफ बुकिंग आप लोगों ने सेंड करनी है। बट शुरू में ये होता था कैश ऑन डिलीवरी, ऑब्वियसली कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता कि वो मैं डिलीवर करूँ ना करूँ जब मेरे फॉलोअर्स इतने नहीं होंगे। तो एक नए बंदे को तो बंदा रिस्क होता है ना, पाकिस्तान में तो आपको पता है कितने स्कैम्स होते रहते हैं। जी हाँ, कसम से वो भी चल रहा है इतना। वो तो बड़े बड़े बंदे उसके स्कैम्स में आ रहे हैं, मतलब वो इस तरह से होता है। मेरे अब हस्बैंड बैंकर हैं, अच्छा, मतलब वो भी आने वाले थे उसमें, बैंकर होके वो आ गए। हाँ, लाइक अब वो समझे कि कोई पार्सल आने वाला है मेरा, मतलब वो तो हमने कितने ऑनलाइन ऑर्डर शॉपिंग किए करते हैं होते वो भी, हाँ हमने अब कितने, अब मैंने तो इतने किए होते हैं। इवन मेरा ये हाल होता है जब वो आते हैं मेरे डोरबेल आपको पार्सल में सोचने लगती थी कौन सा वाला है, मैंने कब ऑर्डर किया। ये हाल हमारे जो कोरियर वाले उनसे तो बिल्कुल फैमिली टर्म्स शुरू हो गए ना, पार्सल आ रहे होते हैं, अच्छा कैसे है, ठीक है, बच्चे बड़े हो गए, इसमें क्या है कहते हैं खोल के आप देख लेना, इसके ऊपर लिखा है, मुझे याद ही नहीं आ रहा था मैंने ऑर्डर किए मैं। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं संडे को ऑर्डर करूँ ताकि वर्किंग डे में जो है ना मेरा ऑर्डर आ जाए, मेरे मियाँ की मौजूदगी में ऑर्डर ना है। कसम से इतने स्कैम्स हुए हुए, हम फिर भी ना ऑनलाइन ऑर्डर्स की तरफ जाते हैं और फिर ना बस क्या करें, लालच आ जाती है। रात को बैठ के हम लोग ना ऑनलाइन शॉपिंग, विंडो शॉपिंग कर रहे होते हैं, जब नींद नहीं आ रही होती ना वो चीजें हमारे सामने आ जाती हैं एकदम से, और उस टाइम फिर हम लोग ना बस नींद में शायद कर देते हैं। अच्छा जी, हम बात करें बच्चों के मतलब मुस्तकबिल के हवाले से करें तो इंडस्ट्री, शोबिज़ इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है। अब आप देख लें हमारे जो माशरती रवैयों में तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो थोड़ा सा एक्सट्रीमिज़म आ गया है, जो आए दिन हमें खबरें सुनने को मिलती हैं, प्लस जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमारे पास है, टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, टिकटॉक थोड़ा ज़्यादा अवामी किस्म का है, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है सर नौजवान नस्ल पे? अब देखिए
ये अजीब बात है ना कि इंफॉर्मेशन आपके पास ज़्यादा आराम से मिल जाती है। आपको कोई भी चीज़ चाहिए गूगल करें, चैट जीपीटी है, आप कुछ भी चाहिए सामने सारा कुछ हाजिर है। क्या हम बेहतर हो गए माशरे के अंदर? जो आपके लिए बात है कि इंफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं कि आप नॉलेजेबल हो गए हैं, आप वाइज हो गए हैं। इंफॉर्मेशन का मतलब है कि आपके पास एक रास्ता मिल गया, लेकिन क्या हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं? जो आप बात करिए इंटॉलरेंस की, ये एक दूसरा साइड है। हमने फिल्म की भी बात की है और फिल्म का भी इसमें बड़ा किरदार है इन चीज़ों का। ये मुनज़्ज़म तरीके से एक परसुएजन, एक प्रोपेगेंडा होता है हर चीज़ का, और ये स्टडी किया जाता है। जो हमारे माशरे के अंदर पिछले काफ़ी सारे साल से देखें, अगर आप किसी को, एक ताकत है जी, नॉलेज एक ताकत है, इंफॉर्मेशन एक ताकत है। पावर का अगर इस्तेमाल आप सही तरह, आपको तलवार पकड़ा दी और आपको इस्तेमाल करनी नहीं आती, तो आपको पेशेंस नहीं सिखाया जाता। आप उस तलवार के साथ क्या करेंगे? नुकसान भी कर सकते हैं। अपना नुकसान करेंगे, दूसरों को मारेंगे, ज़रा सा गुस्सा चढ़ेगा तलवार उठाएंगे। रिसेंट एग्जाम्पल है हमारे सामने अभी जो कारसाज का इंसिडेंट हुआ। बिल्कुल, हाँ, बस आप समझ लो एक तरह की वेपन ही कि उसका मतलब वो शीज़ा मेंटल केस, मुझे नहीं, आई डोंट थिंक सो। जो इसकी हरकतें जो वो कह रही है कि मेरे बाप को नहीं जानते हो, तो वो ना ही ये डिप्रेशन है, ये बस एक वो नशा है, वो इस क्लास के अंदर जो उस गाड़ी में बैठ के उसके अंदर आ गया नशा होता है। हाँ, आप फ्रेम कर सकते हैं कि इसको अगर आप अच्छा बनाना चाहें उसे तो अच्छा भी बना सकते हैं, बुरा बनाना चाहें तो बुरा भी बना सकते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा होता है सारा कि इसको फ्रेम कैसे किया जाता है। तो जब आप एक नौजवान नस्ल को स्पेशली जब एक ताकत पकड़ाते हैं, जिस तरह आप अगर आप कहते हैं कि ये जिस तरह कराटे अब सीखने जाता है कोई, तो उसको पहले दिन ये टेक्निक नहीं सिखाते कि अगला बंदा मर जाए, क्योंकि अगर सबको ये सिखाना शुरू कर दिया, मारने शुरू कर दिया तो एक दूसरे को, तो पहले क्या सिखाते हैं कराटे अच्छे सिखाने से पहले आपको पेशेंस सिखाते हैं, आपको वो सिखाते हैं कि इसको रोकना कैसे। आपको पावर तब दी जाती है जब आपको पावर कंट्रोल करनी आती है। हमारे माशरे में आपने पावर पकड़ा दी है, उन्होंने उनको कंट्रोल नहीं कराई। जो आपने कहा ना टिकटॉक, 54 मिलियन यूजर्स प्लस, अब देखें ना टिकटॉक के अब देहातों के अंदर ये ज्यादा हो रहा है, बिकॉज बहुत आसान है, वो ज्यादा चल रही है, फिल्टर चलाया और ये किया, आसान किया। अब जो न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है, क्या वो असल है, क्या वो असल नहीं है, क्या अपनी मर्जी है, कोई जर्नलिस्टिक चेक्स नहीं है ना उसके ऊपर। तो जब ये हमारे पास, तो ये इन द रॉन्ग हैंड्स पावर बिकम्स लीथल। सही। तो हमारी ब्रेन साजी जो की गई है बच्चों की, वो किस चीज़ पे, कोई ये नहीं सिखा रहा कि आप अपने आप को पहले ठीक करें और फिर माशरे को ठीक करें। हम वो सारे कह देते हैं नहीं बुराई देखो तो हाथ से जाके रोको। अब हाथ से जाके रोकने में केओस है ना, तो आप इसको क्या किया जाए, आप अपने आप को इस लेवल का बनाएं पहले कि आपके पास अथॉरिटी आए या आपके पास इल्म आए कि आप उसको रोक सको सोसाइटी के अंदर। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जल्दबाजी के अंदर, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आपकी यानी कि उसकी चॉइसेस हैं, डिसीजंस हैं, डिसीजंस के साथ कॉन्सिक्वेंसेज हैं। कॉन्सिक्वेंस का एक्सेप्टेंस है कि अगर मैंने ठीक किया तो ठीक किया, गलत किया तो उसकी मुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। अब इसका एग्जांपल आपको, सॉरी अब थोड़ा बात लंबी कर रहा हूँ, कंटिन्यू करें, इसी बात को जीनत आगे बढ़ाएंगी। जी जी। अब मिसाल दे रहे हैं बच्चों के लिए, हम बच्चों को कहते हैं बेटा ये ना करो, ये ना करो, लाइन में लगो, ये करो अच्छे तरीके से, लेकिन स्कूल के बाहर ही बच्चा के स्कूल के अंदर सिखा रहे हैं कि बेटा लाइन में लगते हो, इस तरह बात करो, और स्कूल के बाहर जो है वो बसों की लाइनें लगी है। तो बच्चे ने क्या सीखना है कि वो ठीक तरीका है जो हो रहा है, या वो ठीक है जो मुझे बताया जा रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल से ये इससे बेहतर क्या मिसाल होगी कि हम जो कॉल ऑफ इल्म तजाद है, हम जो बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं वो हम खुद नहीं करते। जरा सोचिए, इस छोटी सी ब्रेक के बाद यही सवाल मैं आगे थ्रो करना चाहूँगी जीनत के, कि वो सोच लें कि क्लाइंट्स को हैंडल करना इतना मुश्किल क्यों होता है। समटाइम्स बड़े फसी किस्म के क्लाइंट मिलते हैं जो बहुत तंग करते हैं, खानों में बिला वजह की जो है वो तनकीद करेंगे। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक, वापस आएंगे K2 शहर में, बड़े मजे की बातें होंगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू K2 शहर। और अभी ब्रेक में मैं हसन साहब से ये बात कही थी कि मीडिया बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी इमेज को बनाने में और बिगाड़ने में। प्रोपेगेंडा इसके थ्रू होता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। जैसे मुल्क से बाहर जो लोग रहते हैं, पाकिस्तान के हवाले से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ख़बरों के ज़रिए उन तक चीज़ें पहुँचती हैं, जो इमेजेस पहुँचते हैं, वो उसी को समझते हैं कि यही पाकिस्तान है। हालांकि हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसमें दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद है। हम कदर ना करें तो मैं कहता हूँ मुल्क का तो नहीं होगा ना सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारे खिलाफ ही प्रोपेगेंडा होता है ना। देखिए, आप बाहर के मुल्कों के अंदर जब भी आप यहाँ का दिखाएंगे तो नेगेटिव एस्पेक्ट में दिखाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मसलन आप कुछ चीज़ें तो वाज़ेह हैं कि आपने दिखा दिया, टेररिस्ट दिखा दिया, दाढ़ी वाला दिखा दिया, तो सारे इस तरह बन गए।
लेकिन इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें भी हैं। कभी कभी हमारे अपनी ड्रामा इंडस्ट्री ऐसे करती है कि जो अच्छी बहू है वो शलवार कमीज़ पहनती है, और जो थोड़ी सी यानी कि थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर है तो उसको हम जीन्स। तो ये थोड़ा सा एक वो देखें हमारे अंदर भी एक वो, हालांकि इसकी बात नहीं है। हालांकि आप देखिए कि पिछले 2-3 सालों में जीनत एग्री करेंगी, इतने ब्लॉगर्स, इंटरनेशनल ब्लॉगर्स पाकिस्तान आए हैं कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा, जिन्होंने बड़े अच्छा पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का दिया है। हमारी मेहमान नवाजी की बातें की, हमारे जो खाने उसको डिस्कस किया। आपको दिखाते एक ऐसा पैकेज जिसमें आपको पहले वो नज़र आएगा जो दुनिया हमारे मुल्क को दिखाती है, और फिर आपको दिखाएंगे असल में पाकिस्तान है कैसा। आइए देखते हैं। मैं पाकिस्तान हूँ और आपने देखा कितना खूबसूरत हमारा मुल्क है। अगर हम खुद इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो ज़ाहिरी बात है, किसी चीज़ की अगर कदर ना की जाए, उसकी आफ्टर केयर ना की जाए, तो फिर यही हाल होगा। फिर आप किसी और की शिकायत क्या करें? सर अग्री करेंगे कि डिसएग्री करेंगे? और जीनत आप नहीं, यही बात है रिदा। अभी रिसेंटली अभी मैं रिसेंटली नॉर्दर्न एरियाज में गई हूँ, शोगरा गई हूँ। हाँ, ठीक है, मैं शादी से पहले गई थी, आई थिंक 7 years हो गए मुझे। ठीक है, तब भी गई थी, तब जो मैंने वहाँ पे व्यू पाया था, मैं नहीं कहती कि तब भी वो चीज़ थी, बट आई थिंक सो मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी। लेकिन जो अब मैंने पाया है, वो बड़ा सफ़र कर करके जीप का खा के धक्के खा के इंजर पिंजर आपका हिल जाता है जीप में। ठीक है ना, आप इतना वो मेहनत करके ऊपर पहुँचो, और ऊपर आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार क्लाउड्स होंगे और सीनरी मिलेगी मुझे सारी। ऊपर पहुँच के वो लालो लाल नहीं जो सीन होता, मतलब रेड कलर के उन्होंने सारे ना वो बनाए हुए हैं, शॉप्स बनाई हुई हैं, पकौड़ों वाली, छली वाली, समोसों वाली, चाय वाले स्टॉल सारे ऊपर। वो सारे जो मेडोज, बेसिकली मेडोज के लिए बंदा जाता है ना, वो सारे उससे कवर हुए हुए। आपको कोई सीन नहीं, हम भला कोई चाय पकौड़े ऊपर जाके खाने के लिए खा ले, हम नीचे खा के पकौड़े खाए कसम से। वो सीन ही नहीं रहा जो आप एंजॉय करते थे देख कर। ऊपर से मेडोज आपको नजर आते थे, बिल्कुल नहीं नजर आ रहे, जीरो। अब उन मेडोज को देखने के लिए वो जाके हाइक करो आगे, इतने टाइम की कोई 20-30 मिनट की हाइक है, वो करो और फिर आप वो देखो जाके। मुझे ये कि ना, वैसे गवर्नमेंट को भी थोड़ा देखना चाहिए, एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉल्स अलाउ करने चाहिए। देखिए नेशनल ब्यूटी खराब तो ना करे ना, मतलब एक जो नेचर है बंदा उसको एंजॉय करने आता है। अपना पार्ट भी तो प्ले करना है ना, हमें अपना पार्ट प्ले करना है। बहुत सारे डाल देते, इतना मुझे गुस्सा चढ़ता है, चलती गाड़ी है जी, अच्छा फिर आप शॉप पर बाहर फेंक रहे हैं, कसम से दिल तो करता है ना कि शॉप पर उनकी गाड़ी में फेंको अंदर जाके। मैं ऐसे कर चुकी हूं, दिल करता है। मैंने ऐसे किया था, प्लस 7 बच्चे बैठे होते। हाँ, अभी सर कराची का इंसिडेंट हुआ था, एक लड़की को हरास किया गया था, उसके साथ मोटरसाइकिल पे सामने बच्चा बैठा हुआ था उसका। बस देखिए ना, जो ये बात कर रही है कि जो ये चीज़ें होती हैं, हर सोसाइटी के अंदर होती हैं, इसका टेक केयर करने का हमारा काम है। अब हम बेसिकली अगर हम जाएंगे, आपको क्या लगे, सर मैं जा रहा होता हूँ कैंपस के अंदर, किसी ने कूड़ा फेंका है तो मैं उठा के उसको फेंकता हूँ, तो मेरे इर्द गिर्द स्टूडेंट्स होते हैं वो शर्म के मारे वो हो जाते हैं कि सर को उठाना पड़ गया, और यानी कि वो करते हैं। तो अच्छी बात है, एक दफ़ा करते हैं, अगली बार वो करते हैं, मेरे आने से पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, मेरे डर से कर रहे होते हैं जो भी है, लेकिन इज्जत से कर रहे होते हैं ना। सो वी हैव टू सेट एग्जाम्पल्स। अगर हम अच्छे, जो हमने पहले बात की थी लाइन वाली, हम अगर अच्छे एग्जाम्पल्स खुद नहीं बनते तो हम दूसरे को कह नहीं सकते, बिकॉज वो मुनाफकत होती है, और मुनाफकत बच्चा भी पिक करता है, छोटे बच्चे को भी पता होता है, सबसे पहले पिक करता है। तो बच्चा, जब आपको पता होता है कि बच्चा वो चीज़ वो करेगा जो आपके अंदर है, क्योंकि रिफ्लेक्ट कर रहा है, बच्चा आपकी रिफ्लेक्शन है, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक डेली लाइफ की एग्जांपल ले लें, मोबाइल हम लोग मना करते हैं बच्चों को यूज़ करने से, तो मेरा बच्चा मुझे कहता है आप तो यूज़ कर रही होती हो, आपकी आई साइड क्यों नहीं वीक होती? मैं उसको कहती हूँ कि आई साइड वीक हो जाएगी, नहीं देखने। वो क्या जवाब दिया? हाँ, क्या जवाब दूँ? थोड़ी देर के लिए जरा मैं आंसरलेस हो गई थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरी अब एज ऐसी है, इसमें जाके इफेक्ट नहीं होता। आप लोग बच्चे, आप लोगों की कच्ची होती है आईसाइट, तो आप लोगों को ज्यादा इफेक्ट होता है। बच्चे बड़े तेज हो गए आजकल के, बहुत तेज है बच्चे, बहुत तेज है। सर आपने एक्टिंग भी तो की है ना, तो उस तरफ आने का रुझान कैसे हुआ? एक्टिंग एक्चुअली मैं शुरू से ही मुझे शौक था, और मैं अच्छा भी था उसके अंदर। मैं कम्युनिकेशन की फील्ड है तो कोई भी हो तो एक्टिंग के इस पर मैं इम्प्रोवाइज थिएटर करता था। तो जब यहाँ मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी। आपसे मुलाकात में थिएटर पे तो हुई थी? yes. जो आपने आपका मतलूबा नंबर लिखा था। मतलूबा नंबर भी किया था। यस, बैक ऑन दोस। बल्कि आप में जो हमारे माशाल्लाह काफ़ी सारे जो अच्छे आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, वो हम बेसिकली रेस्टोरेंट्स को, यहाँ पे एक होता था रेस्टोरेंट गोल मार्केट के अंदर सिविल जंक्शन, अब तो ख़त्म हो गया। एग्जैक्टली उसको रेंट करके हम लोग थिएटर किया करते थे। कुछ नाम बता दें आप जो आपसे ट्रेनिंग लेके गए हैं? ट्रेनिंग तो हर मुझसे नहीं, लेकिन काफ़ी सारे नाम इम्प्रोवाइज, उस्मान खालिद भट्ट हमारे साथ इम्प्रोवाइज थिएटर किया हुआ है, नताशा इजाज है, हमजा अली बासिक के साथ थिएटर किया हुआ है हमने, ये शाह शरबील के जब थिएटर प्लेस होते थे। ट्रेन नहीं किया था आपने उनको? मौला जट खैर उस वक्त तो माशाल्लाह आगे बढ़ गए थे सारे। एक्चुअली लाइफस्टाइल डिफरेंट है एक्टर का, तो मैं एक्टिंग की तरफ गया नहीं फिर। ठीक। लेकिन और कराची जाना पड़ा था, तो कराची के लिए और यहाँ मेरी फैमिली तो थोड़ा सा ये इशू बना था। अदरवाइज जो काफ़ी सारे अच्छे, देखें
इस्लामाबाद के अंदर क्योंकि लोगों के पास टाइम है तो वो आर्ट के क्रिएटिविटी को ज़्यादा कर सकते हैं। कराची पूरी इंडस्ट्री है, काम सारा उधर है, तो अच्छे आर्टिस्ट यहाँ से जब जाते हैं तो वो वहाँ जाके उसकी लाइफ के अंदर आते हैं तो बड़ा तेज चलते हैं। काफ़ी सारे आप देखें ना इस्लामाबाद के आर्टिस्ट बड़े अच्छे वहाँ जाके परफॉर्म करते हैं। बाकी लाहौर वगैरह को कोई वो नहीं कर रहा कि वहाँ से ऑब्वियसली एनसी है लाहौर के अंदर, अपने शहर को तो ओन करेंगे ना हम। हाँ, लेकिन इस्लामाबाद से एक क्योंकि हम नॉट डोंट से कि हमारे पास टाइम ज़्यादा है चीज़, लेट्स से ठीक है, अब क्लियर करें इस बात को, स्टेटमेंट क्लियर करें अपनी ये। देखिए पैसा भी ज़्यादा है यहाँ पे लोगों पर, जो आर्टिस्ट कम्युनिटी यहाँ पे थी ऑब्वियसली उनके पास टाइम था, पैसा था, तो वो ये चीज़ें कर सकते थे ना। अब कट थ्रोट तो नहीं है कराची की तरह कि आपको पैसे कमाना है, रेंट देना है, सारा कुछ करना है, तो आप इस फील्ड के अंदर है। लेकिन बात वहीं पे आती है कि आर्ट इमिटेट्स लाइफ इमिटेट्स आर्ट, कि आर्ट दुनिया को इमिटेट करती है सोसाइटी को, और सोसाइटी आर्ट को इमिटेट करता है। सही, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आर्ट के थ्रू भी आप चेंज करें। और ये आई थिंक हम जो हमारे इदारे हैं, हमारे गवर्नमेंट है, तो ये सिर्फ एडवर्टाइजिंग के थ्रू नहीं, इनको बहुत चाहिए कि फ़िल्म इंडस्ट्री के ऊपर, बिकॉज आर्टिस्टिक तरीके से जो आप इमोशनली तरीके से लोगों को चेंज कर सकते हैं वो आप इंफॉर्मेशन से चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए ना हर ऐड, अब बिफिडस नीडो की सॉरी मैं बिफिडस है कि एक दूध की कंपनी के अंदर वो इस तरह, अब वो बिफिडस बिक नहीं रहा, क्या बिकता है कि बच्चे की ज़िंदगी ख़तरे में है, बच्चे की हेल्थ अच्छी है, इमोशंस बिकते हैं, ठीक है। तो अब वो चीज़ें सामने जब आती हैं, जब डिफरेंट आपके कंपनीज इमोशनल लेवल पे आते हैं, अब देखिए सियासतदान भी तो यही करते हैं। आई नो कि हम सियासत थोड़ा, लेकिन मैं आपको प्रोपेगेंडा समझा रहा हूँ। बिल्कुल सही। जब भी आप थोड़ा सा मुहतात रहें, आज थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी बात, जब सियासतदान को ज़्यादा पाकिस्तान जिंदाबाद और हम इकट्ठे ये ज़्यादा करना पड़ जाता है ना, इसका मतलब उनके पास लॉजिक ख़त्म हो जाती है। ओके, एज अ यूथ हमें देखें इनकी कारकर्दगी क्या है, उसकी बुनियाद पे हम चीज़ें करें। और आप सबको होना चाहिए कि इस वक्त मैं जज्बात क्या फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जज्बात कोई हिला रहा है, इसकी कोर एग्जाम्पल देता हूँ। अब ये इस लेवल की बात है, आप नोट करें कि बहुत ज़्यादा जो इंटरनेशनल खाने की फ्रेंचाइजेज़ हैं, उनके लोगोज़ के अंदर, उनकी इंटीरियर डेकोरेशन के अंदर रेड कलर इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, इसकी वजह आपका फूड का काम है तो आपको इसका थोड़ा सा बता रहा हूँ। अब ये क्यों है, आपको लगता है ना कि जगह पे जाता है आपको भूख नहीं भी लगी होती है, आप कहते हैं हाँ, यार कुछ खा लेते हैं, वो इसीलिए बिकॉज रेड का जो रिसेप्टर है आँख के अंदर जो कलर का, वो आपके ब्रेन मेमोरी के अंदर जो है फूड के और स्मेल के बड़े करीब है। सीरियसली? तो सब कॉन्शियस लेवल पे आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो ये एक किस्म की, देखिए ये तभी तो मैंने अपनी बेकरी का जो लोगो है ना, फायर है, रेडिश ऑरेंज, अगर ये आपको दीज आर नॉट लाइक, अब मैं इसको जादू कह लें क्या कह लें, बट दिस इज सब कॉन्शियस लेवल पे परसुएशन चल रही है। सही, आपके शऊर में बात जाने से पहले आपको बस भूख लग रही है, मुझे नहीं पता क्यों लग रही है, मैं खा के भी आया हूँ, लेकिन ये स्मेल बड़ी अच्छी है। वो तो आ जाती है। आप किसी मॉल में भी जाओ ना, वैसे ही जाओ, मतलब कि कोई और आप एक ड्रेस ही लेने जाओ तो आपको ना खुशबू वो 4th फ्लोर से आ रही होगी। नो वंडर हम आदमी आज लाल रंग की शर्ट पहनी हुई है, हमारे प्रोड्यूसर देखो ना आपसे पॉपकॉर्न की और जो स्वीट कॉर्न देखते हैं उसकी स्मेल इतनी साइकोलॉजिकली स्मेल आना शुरू हो गई। हाँ, ऐसे ही होता है। अब ये देखिए आपको स्मेल आना शुरू हो गई ना, ये इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है कि आपको मैनिपुलेट करता है, आपकी बॉडी को इवन कि आपको टेस्ट भी फील होगा थोड़ा सा मुंह में ना, इस तरह भी होता है। वैसे मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन है। मेरी अच्छा, आपको क्योंकि आप ब्लॉगिंग भी करती हो तो आपको भी एक्टिंग का शौक है जीनत? मैंने बड़े किए हैं, मैंने स्कूल में इतने किए, मैंने फिर कॉलेज में किए, यूनिवर्सिटी में किए। पंजाबी में बहुत बुरी हूँ मैं। अच्छा? तो मैंने, मुझे पंजाबी का मिल गया, वो हीर रांझा वाला ड्रामा था। इतनी मेरी, मुझे वो पंजाबी का मुझे याद ही ना हो, आधी उर्दू बोल रही हूँ आधी पंजाबी बोल रही हूँ। उसमें मैंने बड़ा ब्लंडर बनाया था, लेकिन शुक्र है वो ऑडियंस को इतना फील नहीं हुआ था। वो स्टाइल में आ रहा था उर्दू पंजाबी मिक्स ना। इस तरह फिर मैंने यूनिवर्सिटी लेवल में PNCA में आके थिएटर किए हुए, 2 थिएटर्स किए हुए, तो मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक था। अब खत्म हो गया? नहीं, अभी भी है। अभी भी है? हाँ। तो मौका मिला तो करोगी? हाँ, जरूर करूंगी। अभी बड़ी अच्छी एक्टर बन सकती हूँ। हाँ, क्यों नहीं। सर आपने भी एक्टिंग की, बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा लगा आपको? ओहो, अब ये तो बेस्ट प्रोजेक्ट हमारा ऑब्वियसली मेरा जो अपना प्ले था वो सबसे अच्छा था। वो उसके ऊपर था, लव इंटरेस्ट ऑफ द यूथ के ऊपर था, बीइंग फ्रेंड जोन, वो बड़ा अच्छा गया था। तो इसके अलावा भी एक फिल्म थी जो हमने बनाई थी, लेकिन वो सच इतना एयर नहीं हुई, कम वक्त थी हमजाली बासी के साथ, तो वो भी बड़ा अच्छा एक टॉपिक था। पूरा हमने, क्योंकि हमने सीखा है, फिर अपने कर के गलतियां कर के सीखा है। और दूसरा फिर हमारे पास बड़ा लकी थे कि जब भी कोई फुल ब्राइट का एक अमेरिकन थिएटर कंपनी है,
उनके प्रोफेसर्स आते थे इधर, तो हम उनसे एक्टिंग, हालांकि हमें एक्टिंग आती थी लेकिन उनसे जब एक्टिंग सीखना शुरू करते थे तो हमारी गेम चेंज हो गई। अच्छा, इसकी अभी इमेजिनेशन की बात हो रही थी, तो मैं एक वर्कशॉप के लिए गया उनके साथ, तो क्योंकि हम अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे एक्टर्स थे, तो हमारे साथ अच्छी गपशप उसकी लग गई प्रोफेसर साहब की ना। तो वो कहता है कि मैं दुनिया में बहुत जगह जाता हूँ और एक्टिंग सिखाता हूँ, लेकिन मुझे पाकिस्तान के अंदर बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो पहले थोड़ा सा ना मुझे हुआ कि पाकिस्तानी जागी कि यार इसको क्यों प्रॉब्लम होती है। कहता लेकिन आई एम गोइंग टू फाइंड इट आउट, मैं पता करूँगा कि क्यों। अच्छा, 2-3 हफ्ते के लिए गया था, फिर वापस आया तो कहता है आई फिगर्ड इट आउट। अब देखें वो, क्योंकि अगर मुझे वादा करके गया है कि मैं करूँगा एक चीज़, तो उसने तहकीकात की। कहता है आप लोगों को ना इमेजिनेशन नहीं सिखाई जाती। बचपन के अंदर बेटा ऐसे नहीं सोचते, ऐसे नहीं करते, ये ख्यालों की दुनिया है, ये वो दुनिया है। आपको अगर इमेजिनेशन नहीं सिखाती तो आपको अगले बंदे की एम्पैथी नहीं आएगी। एम्पैथी पता ना, इसका मतलब मैं अपने आप को आपके जूतों में डाल के देखूं कि आपकी जिंदगी में आपको फील कर रहा है, आपको गुस्सा कब चढ़ेगा। इसलिए तो हम डबल पार्क कर जाते हैं, बिकॉज वी डोंट, बहुत मैटर करती है इस जगह पे। अब मैं फिल्म में और सोसाइटी को जोड़ रहा हूँ, क्योंकि इतना जुड़ती है ना। तो ये इमेजिनेशन है जिसकी वजह से आप अपने आप को देखेंगे कि यार दूसरे को तकलीफ होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। बात, हाँ जी, माशरे की बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में ऐसे मैटर्स होते हैं जहाँ पर हम लोगों को देखना चाहिए दूसरे की जगह पे अपने आप को रख के। अगर आपने देखो, यही बात है, बंदा इमोशनल पहले हो जाता है, ठीक है। कोई भी आप कोई चीज़ देखोगे ना तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। बिल्कुल अब किसी भी आप स्टोरी को सुन रहे हो, आप पहले उसकी जगह अपने आप को रख के सोचो, ठीक है। एक बंदे की राय मत लो हमेशा। अच्छा, बात प्रोपेगेंडे की हो रही है और बात हो रही टॉलरेंस की, हमें कितनी बर्दाश्त है। तो अभी कल परसों ही, कल की बात है कि हमने बांग्लादेश से मैच जो है वो हारा। और मेरा ख्याल था, जो मैंने पिछले कई अरसों में देखा है, खासतौर पे हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं, कि अगर हार जाए ना तो वो मुल्क बड़े बुरे तरीके से रिएक्ट करता है, कुर्सियाँ फेंकेंगे खिलाड़ियों को। अच्छा, एक जंग शुरू होती है मैदान में और एक जंग शुरू होती है सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन हैट्स ऑफ टू द पाकिस्तानी जो भी स्पेक्टेटर्स बैठे थे वहाँ पे, जो भी ऑडियंस बैठी थी, कि उन्होंने बड़े तहम्मुल से, या तो खरादी हो गए, लेकिन फिर भी अच्छी बात ये है कि उन्होंने कोई मनफी किस्म का रिएक्शन नहीं दिया और उसके बाद जो है वो बड़े आराम से चले गए ऑडियंस से। आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करे थे। बात है सब होनी चाहिए ना, ये ऐसे होनी चाहिए। उस्ताद है ना, ये तरीका आता है। अच्छा, बात हो रही है खेलों की, तो बांग्लादेश की टीम आई हुई और हम लोग पिछले कुछ अरसे से आपको बता रहे हैं कि बांग्लादेश की आर्टिस्टों ने, इस पर हम इस सेगमेंट के बाद हसन साहब से बात करेंगे, किस तरह से कंट्रीब्यूट किया। इनमें से एक आर्टिस्ट जिनका नाम लेना चाहूँगी वो है गुलशन आरा सैयद। बात 80 और 90 की दहाई की हो तो गज़लों की बात हो, प्लस उनका जो अटायर होता था, वो साड़ी में आके परफॉर्म करती थी। उनकी आवाज़ की जो मिठास है, जो एक बंगाली टच उनकी आवाज़ में है, वो आपको नज़र आता था। पता नहीं वो कहाँ चली गई है, हयात है कि नहीं, कुछ आपको आइडिया गुलशन आरा सैयद के हवाले से? मैंने लेटली तो नहीं सुना, आई थिंक आपको ऐसा कुछ नहीं सुना ना। हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं उनको, है ना, मिस कर रहे हैं ना। तो आइए आपको सुनाते हैं, एक ऐसी गज़ल है कि नगमा है हमारे पास, गुलशन आरा सैयद की आवाज़ में गज़ल है। हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं उन तमाम बंगाली आर्टिस्टों को जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री में आके बहुत काम किया। आइए देखते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे इस गाने की बात, इस गज़ल की बात। वेलकम बैक टू के टू साइड। मैं रिदा इमरान और ये पास्ता जीनत ने इतना मज़े का बनाया है। हालांकि इसको हमने गर्म करना है, लेकिन ठंडा ठंडा ही बहुत मज़े का लग रहा है। मुझे भूख भी लग रही है। जीनत, इतने मज़े की चीज़ें बनाती हो, लेकिन कस्टमर को सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल होता होगा, कभी ऐसा हुआ? अच्छा, मैं कभी समझती हूँ कि ना, अल्लाह का शुक्र है मेरे हाथों में ना है जादू है कि मतलब फर्स्ट टाइम जो भी खाता है ना तो वो हमेशा मेरा वो बन जाता है पक्का कस्टमर, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको ना, अब ये तो अच्छी बात है, ठीक है। एक मैं अपना वर्स्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, सिर्फ फूड टेस्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन कस्टमर के एंड पे ये कि मतलब उसने मुझे ऑर्डर प्लेस किया। मेरा तो आपको ये पता है कि मैंने अभी भी बताया, बुकिंग इन एडवांस होती है एट द टाइम ऑफ बुकिंग ऑर्डर। अच्छा, तो वो कहने लगी कि मेरे पास आजकल कौन सा दौर है, किसी के पास ईजी पैसा ना हो या बैंक अकाउंट ना हो, रहे तुम रेड जोन में रही हो, ठीक है, अच्छी क्लास की हो तुम, इट्स नॉट पॉसिबल कि आपके पास कोई अकाउंट वगैरह नहीं है ट्रांसफर के लिए, कि मेरे पास नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, तो आप मुझे ना डिलीवर करवा दें। तो एक जस्ट ब्रेड थी, बनाना ब्रेड थी, जस्ट 800 रुपीज़ की, ठीक है। आप मुझे डिलीवर कर दें तो कैश ऑन डिलीवरी कर लेती हूँ। पता है कि अब मैं जो राइडर्स बुक करवाती हूँ उनके पास कभी कैश होती है कभी नहीं होती है, और मेरे पास हाथ भी मेरे से बड़े लग चुके हैं राइडर्स को, तो ना वो फिर मैं ज़रा अवॉइड करती हूँ। खैर, मैंने उस पर ट्रस्ट करके मैंने राइड बुक करवा ली, उसकी राइड भी उसकी अच्छे खासा फेयर बन रहा था, तो वहाँ पर गई। अच्छा, अब ऑब्वियसली बाइक पे ही डिलीवर होती है राइड, आपको पता है आप कोई भी अब करोगी, कौन गाड़ी पे देने आता है जब तक कोई ह्यूज ऑर्डर नहीं होता।
एग्जैक्टली बाइक पे होता है ना। जब वो वहाँ पे पहुंचे तो उसने मुझे कॉल की कि वो अंदर नहीं एंटर होने दे रहे, तो वो बंदी मुझे कहती है फ़ोन करके, अच्छा ये तो बाइक्स को अंदर अलाउ नहीं करते हैं एंटर होना। आप मुझे बताती है आप बाइक पे भेज रही हैं, ये तो रेड जोन है। अच्छा फर्स्टली ये है कि कोई भी ऐसा नहीं होता कि बाइक को अलाउ ना करे, आपको परमिशन चाहिए होती है, आप फोन पे बात करें, हो जाएगी। आई डोंट नो, शायद उसने वहाँ जाकर उसे पता चला कि डिलीवरी बहुत ज़्यादा बन रही है, तो उसने वहाँ से बैक कर लिया कि नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, फिर ये तो अंदर ही नहीं एंट्री करी, कोई नहीं ला सकता गेट से। मतलब वो इतना फर्स्ट क्रिएट, मैं शर्मिंदा हूँ राइडर से, राइडर की तो इसमें कोई गलती नहीं है, ना मेरी गलती है कोई। तो वो फिर मैंने कहा कि राइडर से आप चलें, आज हम ब्रेड आप ही रख लें, मैं आपको आपकी डिलीवरी चार्जेस दे देती हूँ। वो बंदी तो ना मतलब वो बदतमीजी करके उसने ना कॉल बंद कर दी। लाइक ये हम लोग इतने वो आंसरलेस हो जाते हैं कुछ पॉइंट्स पे आके कि किस तरह डील करें, कुछ इस तरह के भी कस्टमर्स होते हैं। अच्छा, फिर आपको उनके ज़र्फ के मुताबिक डील करना की हिम्मत नहीं पड़ती? नहीं, मेरी साख खराब होती, फिर वो क्या करते हैं वो सारे, मैं दिल में तो मेरे बड़ा कुछ आता है, बड़ा गुस्सा भी आता है, बट मैं निकाल नहीं सकती ना। किस पे निकालती है फिर? बच्चों पे, मियाँ पे? नहीं, फिर किस पे निकाल सकती हूँ, फिर स्टोरी मियाँ को बताती हूँ सारी। वो भी मुझे कहते हैं कि नहीं तुमने ना कंट्रोल रख के बोलना है, क्योंकि तुम ना सोशल मीडिया पे किसी ने एक जरा सा भी चढ़ा दिया, लोग पॉजिटिव नहीं नेगेटिव देखते हैं, लोग तुम्हारी स्टोरी नहीं, लोग कस्टमर को तुम्हें ब्लेम। ऐसा करने की क्या जरूरत है आपको? इवन के किसी अंडर द रॉक नहीं रहा कि पता ना हो। नहीं, मजे की बात उसने पोस्ट भी कर दिया और मतलब उसमें झूठ बोला कि इसने मुझे ये कहा, इसने ये कहा, और सारी जो मतलब 80 to 89% अवाम थी ना, बल्कि मैं कह रही हूँ कि 95% अवाम ने मुझे इस सपोर्ट किया, क्योंकि मैं कब से पोस्ट, जाहिर बात है मैं सोशल मीडिया पे हूँ। उसने कहा कि ये तो बड़ी नाइस है, तुम वे ऑफ डीलिंग बड़ी अच्छी। अभी भी आज भी आप मेरे फेसबुक पे रिव्यूज खोल के पढ़ लें तो वो सब ने लिखा हुआ है बड़ी नाइस। किचन को जाके जरूर देखना है। और पास्ता तो हम खाएंगे लेकिन इसका पास्ता ठंडा होगी भी इतना मजेदार हो तो फिर वो डेफिनेटली फ्लेवर्स अंदर तक उसके एब्जॉर्ब हो गए हैं ना। आपकी फीलिंग्स जो है वो पास्ता में नजर आ रही है हमें, इतना अच्छा बना है। सर डायलॉग रेडी हो गया आपके? डायलॉग रेडी कर लेते हैं। एक डायलॉग है, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स से ना मिड टर्म एग्जाम में देता हूँ। अच्छा। तो मैं वो कर लेता हूँ, वो भी देख के एंजॉय करेंगे कि सर भी ये खुद कर रहे हैं। मुझे पता है कि हसन कितना अच्छा काम करते हैं, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो फिल्म हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इतनी अच्छा परफॉर्मेंस जो उनकी बेस्ट है वो डायलॉग के हवाले से देखें। उस्ताद भी हैं, अपने बच्चों को सिखाते भी हैं, आवाज़ का उतार चढ़ाव का होगा, डायलॉग डिलीवरी क्या होगी, ये इनसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। अब बताएं। ओहो, ऑन द स्पॉट हमने किया है ये तो स्टूडेंट के सामने है, तो करें फिर ये? जी प्लीज, कैमरे में देख के। हाँ, इस कैमरे में देख के। है क्या कुछ बैकग्राउंड तो बता दें इसमें? बैकग्राउंड बाद में बताऊंगा। ओके ठीक है। तो पहले इस मोड में जाने दें। जी। एक सेकंड। हाँ मैं रुका क्योंकि जब भी आपने मुझे पत्थर मारा या मेरी बेइज्जती की, तकलीफ तो हुई, लेकिन ये तकलीफ कुछ भी नहीं है। इससे बड़ी तकलीफ मुझे अपने आप को रोज देखकर होती है। मैं रुका क्योंकि मेरा ख्याल था अगर मुझे कोई मेरे जैसा ना होने दे, वो आप है, चाइना के बेस्ट टीचर, और अब आके कह रहे कि मुझे बदल देंगे। शेर जेल तोड़ के इधर आ रहा है, अगर इसको सैकड़ों साल भी लग जाए ना तो आप इसको ड्रैगन वॉरियर कैसे बनाएंगे? कैसे? ऐसे आपकी आंखों में आंसू आ गए? बस वाह, क्या था इसका बैकग्राउंड? आंसू तो मुझे भी आ रहे थे। अच्छा, कोई गैस समझ नहीं आ रहा था मुझे हो क्या रहा है, आंखों में आंसू आ गए थे मेरे। अच्छा, कोई गैस करिए किसका सीन है, कहाँ का है? कोई एंशिएंट चाइनीज कहानी। कंग फू पांडा है। कंग फू पांडा। कंग फू पांडा का ये सीन है, इसको मैंने उर्दू के अंदर हम करते हैं और उसको फिर वो कराते हैं। जब ये शेर खान जेल के तोड़ा के आ रहा था, शीफू बिलीव नहीं करता कि ड्रैगन वॉरियर है, लेकिन उसको यकीन करना पड़ता है। ये वो वाला सीन था। ओह खुदाया, वेरी राइट। अच्छा, सही। तो आप इसके अंदर कंग फू पांडा बने हुए थे? हाँ, कंग फू पांडा इतना स्लिम एंड स्मार्ट मैंने कभी नहीं देखा। इट्स नॉट अबाउट कंग फू पांडा। देखिए, यही सिखाना होता है कि अगर मैं क्या फील कर रहा हूँ जो वो फील कर रहा था। तो मेथड एक्टिंग होती है कि अगर आप अपने आप को अपनी लाइफ से वो चीज़ या उसमें घुस जाए, एक वो तरीका है। दूसरा तरीका है इमिटेशन का भी है, तो हम इमिटेशन नहीं सिखाते। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अलमिया ये है कि डायरेक्टर आके बता रहा होता है कि मैडम आपने इस तरह करना है, सर आपने बाजू इस तरह करना है, गुस्से करना है तो इस तरह होना है। हाँ। ये एक्टिंग सिखाने का तरीका नहीं है। एक्टिंग का तरीका सिखाने का तरीका ट्रस्ट है कि आप डायरेक्टर एक्टर को ट्रस्ट करता है कि उसको पता है वो क्या कह रहा है,
और डायरेक्टर ट्रस्ट करता है एक्टर के ऊपर कि वो नेचुरली चीज़ें Naturally होंगी। way में। अब मुझे जो ये बॉडी मूवमेंट थी, मुझे तो कहा नहीं किसी ने करे, लेकिन क्योंकि मैं उसकी बॉडी में गया हुआ था, तो वो जो आंसू जो आ रहे थे वो सारा वो उसके आ रहे थे, मेरे नहीं आ रहे थे। ये स्विच किया आपने एकदम से कंग फू पांडा से फौरन आप हसन बन गए हैं। वाह, ये भी एक सिखाना पड़ता है एग्जैक्टली। कभी ऐसा हुआ कि जैसे आपके साथ हुआ था इंसिडेंट, तो वो कभी सर पे सवार रहा कि सर पे सवार रहता है। उसके बाद शॉपिंग पे गए, मतलब उसी दिन का सेम कसम से मैं मोबाइल में घुसी रही, मेरे मियाँ कहते हैं छोड़ दो, क्या हो गया, छोड़ दो। यार वो टेंशन वो दिमाग से जा ही नहीं रही थी। अभी मतलब अभी इसी तरह सुबह में, अब मेरे हस्बैंड ना सुन लें कहीं पे, मैं निकाल रही थी गाड़ी ना, वो गैराज से निकाल रही हूँ, पता नहीं क्या मुझे हुआ, इतनी तेजी से मैं रिवर्स शुक्र है पीछे गेट पे नहीं जाके लग गई, पता नहीं क्या मुझे हुआ। अब वो पूरे में ड्राइव करती आ रही हूँ तो मेरे ना वो जहन में वो चल रही है सारी की सारी, पता नहीं क्यों मैं अल्लाह का मैं आयतल कुर्सी 4 कुल पढ़ती आ रही हूँ कि दिमाग से निकल जाए क्या हो गया, लेकिन वो एक ना वो हावी हुआ है दिमाग पे। ऐसे किरदार होते हैं जो हावी हो जाते हैं आपके ऊपर, या फौरन ऐसे आप स्विच कर जाते हैं? अच्छा नहीं, ये अगर ये सिखाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एक मिसाल ये नहीं कि कह लो कि ये नेगेटिव एनर्जी है, गुस्सा, डिप्रेशन, ठीक है, ये एनर्जीज हैं, ठीक है, ये एनर्जीज हम अंदर रखते हैं। अब ये अंदर रखते हैं, अब जो अंदर से बंदा उदास है ना या सैड डिप्रेस है, तो अक्सर बाहर से वो कॉन्फिडेंट होगा, या तो स्माइल नकली झूठी दे रहा होगा, या वो बातों बातों पे चिढ़ेगा और गुस्सा आएगा। एम्पैथी की बात है, आपको अगर हम एक दूसरे को समझना शुरू कर दें कि सबके अंदर ये चल रहा होता है, इसे हम कहते हैं बेस इमोशन और एक्सप्रेस्ड इमोशन। अक्सर ये ऑपोजिट्स होते हैं। अंदर मेरा एक लावा बना हुआ है, गुस्सा चढ़ा हुआ है, और वो लावा अब किसी दिन भी फट सकता है। बेगम ने गलत कोई चीज़ दे दी, ऐसे कर दी, तो वो एक ट्रिगर हो गया, तो वो लावा फट जाता है। एग्जैक्टली। तो आपको अगर गुस्सा चढ़ रहा है इन चीज़ों के ऊपर, तो इसका मतलब आपको अपने अंदर जो एक एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको कहीं ना कहीं रिलीज चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर तो अच्छी एक्सरसाइजेज, हर चीज़ के अंदर एक्सरसाइज कराते हैं, वो मुक्के मार मार के पंचिंग बैग के अंदर अपने को निकाल देते हैं। हम कहाँ पे निकाले, हम वीडियो पे निकालते हैं। सॉरी मैं बात काट रही हूँ, सुन्नत है ना, इसीलिए गुस्सा आए खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। अल्लाह ताला ने ये हमें वे दिया है, पानी पी लो। बंदे को आ जाता है गुस्सा, और अगर आप उसी टाइम बोल दोगे ना तो आपके मुंह से वो सारा कुछ निकल जाएगा। कंट्रोल इसी को कहते हैं। और सबसे बड़ा, जब आपको पता है आपको अपने आप पे गुस्सा आ रहा है, दूसरे को आप पे आएगा ना, 3 दफा कुलवल्ला होता है ना, ये जो है कुलवल्ला समझ, 3 दफा आप ये पढ़ के ना अपने आप पे फूंक लो, अगले पे भी फूंक दो, अल्लाह ताला ना ऐसे गुस्सा उसका बिठा देता है। तो गुस्से को आपको पता है कि आप गुस्सा करोगे, आपको अपने बारे में पता होता है। बिल्कुल सही बोला आपने। सिर्फ अच्छे खाने नहीं बनाने हैं, बल्कि अपनी एनर्जी को देखिए, जिस तरह से हसन ने बात की, ज़ीनत की बात करी, एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से निकालना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप टीवी पे आके एक्ट करें, आप कमरा बंद करके ना गुस्सा। अच्छा, मैं अपने केस में आपको एग्जांपल इसके ऊपर भी जरूरी बात है। देखिए, जुबान से एनर्जी क्रिएट होती है। आज जो चीज़ आप क्रिएट करते हैं, जिसको तख्लीक करते हैं, लफ्ज़, जिस आर्टिस्ट एक लफ्ज़, एक राइटर एक लफ्ज़ लिखता है, उसके अंदर एक जान अपनी डाल रहा है। बिल्कुल। तो आप जुबान से जब आप चीज़ बोलती हैं उसमें जान डाल रहे हैं। आप जिस चीज़ को पैदा करते हैं, मसलन उसके आप रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे मैं अपने बच्चों का रिस्पॉन्सिबल हूँ, इस तरह मैं अपनी बातों का रिस्पॉन्स हूँ। अपने जुबान से किसी पे शर ना आए, ये आपके ऊपर वो होता है। किसी को मौका मत दो, बिल्कुल जुबान कंट्रोल, उसको वरना आपकी पकड़ है फिर। बिल्कुल सही, उसकी पकड़ होगी, लाजमी होगी। ठीक है, क्योंकि आपने वो तख्लीक किया और उसने किसी, मैं एक मिसाल है, सॉरी आपकी, अगर आई थिंक 1.5 मिनट रहेंगे, इसमें क्लोजिंग कर लेंगे, आप बात करिए। इसकी मिसाल मैं देता हूँ कि मैं अगर गुस्से के अंदर आया हूँ, यानी कि और मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है, घर में कुछ चीज़ ठीक नहीं हुई, तो मैं ऑफिस में जाके पीए को डांटती है। अब पीए को अंदर वो गुस्सा जो मेरे अंदर था वो मैंने ट्रांसफर किया पीए के अंदर। अब पीए को गुस्सा, जाओ लेके आओ, भी जाके वो जाके लेके जाता है, खुदा ना उसका एक्सीडेंट हो जाता है, बाजू टूट जाता है। अब वो गरीब आदमी है, अब उस बाजू के उसका टूट गया है, अब वो बच्चे नहीं पढ़ा सकता सही तरह, उसको नौकरी से निकाल दिया है। अब वो बच्चे गुर्बत के अंदर आके मांग रहे हैं, पूरा चेन रिएक्शन। अब मेरा कॉन्सिक्वेंस कहाँ तक जाता है कि उसके साथ, उस बच्चे के साथ जो जुल्म हो रहा है, उसका भी मैं थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ कि नहीं? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपकी जुबान के अंदर से अल्लाह ताला हम सब के लिए ऐसा करे कि हमें इस चीज़ का कंट्रोल है। बिल्कुल इस चीज़ का, वरना पकड़ भी होगी। पकड़ है, पकड़ है जी, बिल्कुल है। वो हुस्न इखलाक है ना, कि अल्लाह ताला हुस्न इखलाक देखता है। और आपकी जुबान का जख्म जो होता है ना, वो इंसान के माइंड में कितनी देर तक ना वो घूमता रहता है कि उसने आपको ये बात कह दी। बस अल्लाह ताला माफ़ करे हमें, हम बहुत गलतियाँ करते हैं बगैर नोइंग। जनाब ज़ीनत, आपके आने का बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया। हम 1-2 हफ्ते से प्लान करे थे, लेकिन आज ज़ीनत को मौका मिला। बहुत शुक्रिया आने का, हम पास्ता ट्राई करके बताएंगे। और सर आपके आने का बहुत शुक्रिया। आप जब 4-5 घंटे का प्रोग्राम भी होना तो आपके साथ कम लगता है। थैंक यू। तो उम्मीद है कि हम प्लान करेंगे और आपकी यूनिवर्सिटी आके कुछ ना कुछ ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे कि हम बच्चों से इंटरेक्ट कर सकें। सो
बहुत शुक्रिया आप सबका भी कि आपने प्रोग्राम को देखा। बड़ी अच्छी आज की जो टैगलाइन थी ना, जो आज के लुब्बे लुबाब शो का ये था कि आप अपने अखलाक के ज़रिए जो है किसी का दिल ना दुखाएं, वरना उसकी पकड़ होगी। मुझे ऐसे बहुत से लोग याद हैं जिनकी शक्लें मुझे इसलिए याद है कि कोई अच्छी यादें उनके साथ वाबस्ता नहीं, कोई ऐसे लफ्ज़ उन्होंने बोल दिए थे मुझे। हर एक के साथ ऐसा होता है। अब वो जितना अच्छा होंगे भी मेरे साथ, तो मेरे जहन में एक इमेज उनका बना हुआ है। तो कोशिश करें हम उस बैड इमेज की तरफ ना जाएं। हम अक्सर ये बात करती हूँ कि किसी की दुआ में हम दुआ बन के शामिल ना हों, इससे बचना चाहिए। वंस अगेन हसन, आपके आने का बहुत शुक्रिया। हसीना, थैंक यू फॉर कमिंग। इस तरह आप खाने बनाती रहें, और इनकी यूनिवर्सिटी में कितना काम हो रहा है आपको हम जाके कभी दिखाएंगे ज़रूर, ये मेरा वादा है आपसे। पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, गुमान अच्छा करें, आपके साथ भी अच्छा ही होगा। बहुत ख्याल रखिएगा। कल आएंगे अच्छे अच्छे मेहमानों के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।